डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ठीक, उसका एक एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैंने दिखाया था कि किस तरीके से फोटॉन्स किसी मेटेलिक प्लेट पे पड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और उससे सर्किट में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि जो ये करंट होती है इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिसे बोलते हैं, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और उसमें मैंने ग्राफ्स भी ड्रॉ करके बताए थे, इंटेंसिटी पर करंट की डिपेंडेंसी और फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उससे रिलेटेड मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताए थे। ठीक है, अब आज जो डिस्कस करेंगे वो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या बताऊंगा मैं कि जो आइंस्टीन ने अपनी जो इक्वेशन दी थी तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब फोटॉन किसी मेटालिक सरफेस पर पड़ता है तब वो फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिसीव करके इमिट होता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम होती है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे जब कोई फोटॉन किसी मेटेलिक सरफेस पे पड़ता है तो इसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट में जाती है, एक वर्क फंक्शन में और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटॉन की एनर्जी है h म्यू, ये वर्क फंक्शन है और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर W को हम h म्यू नॉट से लिखते हैं, ये E के हो गया और ये h म्यू। तो यहाँ पर जो है E के जो हो जाएगा h म्यू माइनस h म्यू नॉट, h यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा h म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो म्यू नॉट यहाँ पर जो है ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो भी रेडिएशन पड़ रहा है मेटालिक सरफेस पर उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो और ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो h म्यू नॉट है। ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन जो होता है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होती, क्योंकि जो अपर सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक, क्योंकि वो अपर सरफेस से जब इजेक्ट होते हैं तो उनके बीच में कोई ऐसा कोलिजन नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बिलो द अपर सरफेस होते हैं वो जब निकलते हैं, बाहर आते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन्स अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होता है। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये यहाँ से आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आइंस्टीन ने बताया था कि जैसे फोटॉन पड़ता है तो वो एनर्जी देता है किसी इलेक्ट्रॉन को, फिर वो इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट होता है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू इजेक्ट। ठीक, ये सब तो उसको हम इसी से समझा सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया म्यू इक्वल टू म्यू नॉट कर दें तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये म्यू म्यू नॉट के बराबर हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे बट उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होंगे, ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक, इजेक्ट हो जाएंगे बट वो मूव नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से देख लीजिए, जैसे ये एक मेटेलिक सरफेस है और इस पर ये फोटॉन्स पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपर सरफेस पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, इजेक्ट होंगे बट इनके पास काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी कि ये ऊपर मूव कर सकें, ठीक है, ये इसका मतलब है बेसिकली, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये रही आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जो है इसमें ग्राफ जो है एक काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ होता है, तो इसमें ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से होता है, ये, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है म्यू नॉट, ठीक। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, फिर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो इक्वेशन मैंने अभी बताई थी ई के इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से ये बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और देख लें, ओपन कर दें, तो एच म्यू नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू की जगह सी बाई लैम्डा और म्यू नॉट की जगह सी बाई लैम्डा नॉट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो लैम्डा नॉट होता है ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जब हम फ्रीक्वेंसी मिनिमम की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे, ठीक। क्योंकि वर्क फंक्शन को हम एच म्यू नॉट से लिखते थे, तो यहाँ पे म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम की बात करते हैं क्योंकि वर्क फंक्शन जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक। तो अगर म्यू नॉट की जगह पर हम देखें तो सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये वर्क फंक्शन क्या है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम की बात करें तो वेवलेंथ मैक्सिमम, ठीक, वो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है ये वाली इक्वेशन देखिए, इसको अगर y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करें तो y एक्सिस के अलॉन्ग ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, x एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आ गया इतना y एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है, ये इतना, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, ठीक। तो आप इससे कंपेयर करके ये देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, स्लोप फॉर्म में, जहाँ m क्या होता है स्लोप। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से स्लोप क्या आ रहा है, ये h के बराबर आ रहा है, ठीक है, और h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक। तो ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इसके बाद यहाँ पर एक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, तो उसको देख लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, तो ई के जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ई इंटू वी नॉट के भी बराबर होता है, ठीक है। वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो ई वी नॉट के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक। क्योंकि वी नॉट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं और सर्किट में करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, ठीक। तो एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ई इंटू वी नॉट को हम ई के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एच म्यू नॉट
तो जो V नॉट हो जाएगा H म्यू अपॉन E, H म्यू नॉट अपॉन E, ठीक है। तो V नॉट यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये y एक्सिस के अलॉन्ग V नॉट ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में है। तो वी नॉट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, म्यू फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एच अपॉन ई यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप, और ये कांस्टेंट टर्म क्योंकि एच प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी फॉर ए गिवन मटेरियल, ठीक है, गिवन मटेरियल या मेटेलिक प्लेट कह सकते हैं, और ई नॉट इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये इतना टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये क्या देगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक। तो इसका भी जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया और ये म्यू नॉट के बराबर हो गया, और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो कि एच म्यू नॉट बाई ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एच अपॉन ई। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस ग्राफ पर 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, ए और बी, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से इस लाइन पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, और ये पॉइंट आ गया सी। तो ये जो थीटा होगा, ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, तो जो tan थीटा यहाँ से होगा वो कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC। तो जो tan थीटा होगा यही क्या कहलाएगा, स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया, तो ये स्लोप हो गया, ये आया AC अपॉन BC के बराबर, ठीक। अब यहाँ से देखें ये जो स्लोप है किसके बराबर है, h बाई ई के, कंपेयर करेंगे अगर इससे, तो h अपॉन ई ये रख दिया मैंने, AC अपॉन BC, तो h जो आ जाएगा यहाँ से AC अपॉन BC इंटू ई, ठीक है। तो AC ग्राफ पेपर पर AC मेजर कर लेंगे, BC मेजर कर लेंगे, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो रख देंगे, तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट निकल आएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो मैंने चैप्टर 12 नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर स्टार्ट किया, तो उसका जो पहला वीडियो है वो मैंने बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने पूरा समझाया है, ठीक। अभी इसमें बाकी है मैटर वेव्स, ठीक है। तो उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इस पर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।